वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्रश्न पत्र। तो इसमें छात्रों की डिमांड थी कि सर इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उनकी जो तथ्य याद करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को केवल पढ़कर निकल जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहता। इसलिए किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए हमको कुछ उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जानकारी रहना ज़रूरी होता है। तो देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है कि डेमोग्राफी शब्द निम्नांकित में से किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि यह किस भाषा का शब्द है। तो यदि हमसे पढ़ा हुआ होता है तो बन जाता है कि बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है शब्दों में। कई बार लगेगा कि लैटिन है, कई बार लगेगा कि ग्रीक है, फ्रेंच है। तो इसमें हमको कई बार याद करने में समस्या होती है। तो इनका तो एक ही उपाय होता है कि उन शब्दों को ध्यान में रखकर जब हम उस शब्द को पढ़ते हैं, बुक्स में लाइन रहती है, वहाँ हम उसको ध्यान से एक बार नज़र बनाएं। तो डेमोग्राफी, इसका मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी यानी कि जो आप जनता है या जनसंख्या है उसका ग्राफ, यानी उसका अध्ययन करना कि किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, किस क्षेत्र में किस धर्म के लोग अधिक रहते हैं, और भी जो जनता से संबंधित बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, नगरीय जनसंख्या कितनी तीव्रता से बढ़ रही है, पलायन कितनी तीव्रता से हो रहा है, कन्वर्जन धर्मांतरण कितनी तेज़ी से हो रहा है। ये सब हमको काफ़ी चीज़ें जनसंख्या के अध्ययन से या डेमोग्राफी से सीखने को मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आपका उत्तर होगा ग्रीक। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा नातेदारी। तो नातेदारी के बारे में हम यदि चर्चा करें तो नातेदारी एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध से जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, जैसे कि आपके पिताजी की बहन यानी आपकी बुआ, इसके अलावा आपकी सिस्टर के जितने भी आगे वैवाहिक संबंध में और भी आगे रिश्ते बढ़ेंगे। इसके बाद आपकी और पुरानी पीढ़ी के भी संबंध जहाँ से जुड़ते हैं तो वो रक्त संबंध के अंतर्गत आने लगते हैं, उसको बोलते हैं नातेदारी। तो ये नातेदारी का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपने देखा होगा समाज में बोलते हैं कि विवाह करने के कुछ वो सामाजिक संवर्ग बना लेते हैं कि इस वर्ग में हम विवाह करेंगे, या उन जाति में या उस वंश में हम विवाह नहीं करते, गोत्र भी उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है आपका समाज शास्त्रीय संदर्भ में बाजार क्या है। तो इनके नज़र में बाजार केवल वह नहीं है जहाँ पे कुछ वस्तुएं बिकती हैं, उसको सामाजिक व आर्थिक संस्था दोनों मान के चलते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक संस्था है वह दोनों इसके अंतर्गत ये लोग मानते हैं। फिर आता है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय सुशासन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। तो ये तो राजनीति में ही पढ़ा था कक्षा 11 में। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ग्रामीण सुशासन एवं नगरीय सुशासन के बारे में संविधान में विशेष उपबंध जोड़े गए थे। इसमें स्थानीय सुशासन के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। स्थानीय सुशासन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके स्थानीय क्षेत्र हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है, इसके अलावा जनपद पंचायत होती है, फिर
उसके ऊपर जिला पंचायत होती है। वैसे नगरीय प्रशासन में आप देखते हैं कि सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर सबसे ऊपर स्तर पर नगर निगम होते हैं। तो इस स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर आता है कि सामुदायिक पहचान की प्रकृति होती है। तो सामुदायिक पहचान की जो प्रकृति होती है वह प्रदत्त होती है, यानी जो समुदाय एक अपनी पहचान बनाते हैं उनमें उनका कुछ नहीं होता। समुदाय ने जो उनको प्रदान किया, प्रदत्त मतलब होता है जो दिया गया हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदत्त। अर्जित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद से कुछ कमाता है या उसका अर्जन करता है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति के बारे में तो कक्षा 11 में ही पढ़ा था। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हुआ पंजाब क्षेत्र में, क्योंकि उधर जो एक तो नहरें थीं, जो इंदिरा नहर उस क्षेत्र से गुजरती है और उसने वहाँ के किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाया। इसके अलावा सबसे अधिक उन्नत बीज एवं सर्वाधिक उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता, ये सब उन्होंने अधिक उपयोग किया है उस चीज़ों का। और आपने देखा होगा कि वहाँ के किसान समृद्ध होते हैं और समृद्धि का स्तर इतना होता है कि फिर वह अपनी मांग को भी रखने के लिए, आपने कई बार सुना होगा कि किसान आंदोलन होते हैं। तो अधिकतर किसान आंदोलन उसी क्षेत्र से होते हैं, पंजाब क्षेत्र से। तो कई बार उनको सरकार कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं, बोलते हैं कि सरकार के अपोजिशन में काम करते हैं, यानी अगर विरोध में कोई मांग रखते हैं तो सरकार उनसे गुस्सा हो जाती है कई बार। लेकिन डिमांड रखने का हर किसी को अधिकार होता है, उसको गलत तरीके से नहीं, पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। किसी भी बात को लेकर स्पष्ट जानकारी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। फिर आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, लघु एवं महान परंपरा की अवधारणा किसने दी? तो ये विचारक है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये लघु एवं महान परंपरा की अवधारणा देता है। लघु परंपरा वह होती है जो हमारे छोटे क्षेत्र में, जिसकी कोई स्पेशल पहचान नहीं है। जैसे कि हम समझें कि महान परंपरा ऐसी, जैसे कि हमारी वैदिक सभ्यता थी, फिर उसके बाद वेद उपनिषद उससे जुड़े हुए हैं, हमारी एक धार्मिक पहचान थी। लेकिन लघु जो परंपरा होगी उसमें ऐसी कोई पहचान नहीं होगी। इसको हम इससे समझ सकते हैं। फिर आता है कि भारत में उदारीकरण की नीति सन 1991 से आरंभ हुई। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो आया था वही 1991 में आया था। उसी में जो एल है यानी लिबरलिज्म, तो ये उदारीकरण से संबंधित है कि उदारवाद। उदारीकरण होता क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था में अन्य लोग भी आसानी से शामिल हो सकें, चाहे उनको उद्योग करने के लिए कोई नया कारखाना खोलना हो, व्यापार करने के लिए कोई दूसरे देश के व्यापारी को यहाँ पे लाना हो, या फिर कोई भी सरकारी काम जो बहुत जटिल तरीके से हो रहे थे उनको लाइसेंस की सुविधा आसानी से देना, या फिर लाइसेंस को ख़त्म कर देना। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई छोटा सा विद्यालय भी खोलना हो तो आपको पूरे प्रशासन के जो कार्यालय होते हैं वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जब तक वो रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक आप कोई नया व्यवसाय या फिर वो अपना नया जो स्कूल तैयार कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को आसानी बनाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं लाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991। फिर आता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? तो ये हम जानते हैं कि मीडिया को या फिर पत्रकारिता को या फिर प्रेस को कहा जाता है। तो पत्रकारिता यानी जो आप न्यूज़ खबर देखते हैं या फिर प्रिंटेड अखबार देखते हैं या फिर टीवी टेलीविज़न जो भी है, चाहे कहीं से भी हमको खबर सरकार के बारे में, जनता के समूह के बारे में जो भी खबर मिलती है उसको हम मीडिया कहते हैं। और यह चौथा स्तंभ
कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में मीडिया के स्तर काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि उसकी जो भूमिका है वह मुख्य भूमिका से हटता जा रहा है। जो उसको जनता की आवाज़ उठानी चाहिए या फिर वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, यह गंभीर मुद्दा है। फिर आता है भारत में अगली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष कब घोषित की गई। तो यह इसमें एक चर्चा कई बार 1976 में इसको मानते हैं, कई बार सन 2000 में मानते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से एवं विधिवत तरीके से जो जनसंख्या नीति वो सन 2000 में घोषित की गई थी। हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। जनसंख्या नीति होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो जनसंख्या नीति वह होती है कि हमारे जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है और भविष्य में हमको किस प्रकार की जनसंख्या की आवश्यकता है, उसके लिए नीति बनाना। कहीं अगर अधिक हो रही है तो जनसंख्या को कम भी करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या देश के संसाधनों पर कहीं अधिक भारी ना पड़ जाए। जैसे हमारे देश की वर्तमान में जो जनसंख्या है वह है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला हमारा देश हो गया है। लगभग 145 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है, जो कि चीन पहले हमसे आगे रहा करता था जनसंख्या में। हमने उसको पीछे छोड़कर, यह जो कि प्लस पॉइंट ना मान के, कभी कभी प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसको नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या के लिए उतने हमारे पास संसाधन होने चाहिए ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। जैसे कि जनसंख्या अगर अधिक होगी तो उनको निवास के लिए भूमि चाहिए, उनको कृषि के लिए अधिक भूमि चाहिए, उनके लिए आवास की सुविधाएं, उनके लिए पेयजल, उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल, उनके लिए रोजगार, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के साधन, यातायात के साधन, ये सब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो प्रोडक्शन का काम ना करके वो आपके लिए समस्या पैदा कर देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हर जगह भीड़ का दिखना, यह अनकंट्रोल पॉपुलेशन है जो एक एक उपयोगी ना होकर अनुपयोगी हो जाती है। इसलिए जनसंख्या नीति को इस प्रकार से बनाया जाए ताकि क्वांटिटी ना होकर क्वालिटी आए, यानी कम जनसंख्या हो लेकिन वो प्रशिक्षित हो, स्किलफुल हो, यानी उनके पास कौशल हो काम करने का। वो कोई भी काम करें तो केवल श्रम का काम ना करें कि कोई मजदूरी कर रहा है या केवल किसी काम को सहयोग के रूप में कर रहा है। कुछ कौशल विकसित करे, समय के अनुसार कौशल विकसित करे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उद्योग की स्थापना वर्ष 1839 में हुई और चाय हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में अधिक, खासतौर पर असम में इसका उत्पादन माना जाता है। फिर आता आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और यह आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। साथ में इन्होंने वेदों की शिक्षा के बारे में भी खूब महत्व दिया है और उन्होंने नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो, यानी जो हमारे वैदिक जो ज्ञान के स्रोत हैं वो वेद, यदि उनकी ओर हम जाएं और शिक्षा ग्रहण करें तो बहुत अधिक मात्रा में हमको भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया, यानी कि जो धर्मांतरण होता था, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में चले जाते थे तो वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए उनको यह शुद्धिकरण कार्यक्रम उन्होंने चलाया। इसके अलावा वह कर्मकांड और पाखंड के बहुत विरोधी थे और ये सब उन्हें स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे वो, क्योंकि बिना महिलाओं की प्रगति के बिना समाज की प्रगति नहीं होती, ऐसा वह मानते थे। यानी आधुनिक माइंडसेट था उनका। फिर सत्य असत्य के बारे में बताएं हम तो पहला कथन है, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है। यह कथन असत्य हो जाएगा, ध्यान दें, यह कथन गलत है। मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं? जहाँ पर खेती के कार्य नहीं होते। तो यह क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है छात्रों को।
यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ग्रामीण समुदाय में कृषिकार होते हैं, गैर कृषिकार नहीं होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। जी हाँ, चिपको आंदोलन जो कि वृक्षों को बचाने के संबंध में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से 1970 के दशक में इसको शुरुआत हुआ था और ये 1972-73 में कुछ विशेष नाम आते हैं जिसमें अमृता देवी बिश्नोई, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर आता है वर्ग व्यवस्था बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। यह कथन असत्य है, क्योंकि जाति व्यवस्था एक बंद स्त्रीकरण है, लेकिन वर्ग व्यवस्था एक खुला स्त्रीकरण है। क्योंकि ओपन जो वर्ग होता है, जैसे कि मैं बात करूं वर्ग की, तो जैसे कृषक वर्ग है, तो कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग में कई जातियां खेती का काम करती हैं। फिर आता है व्यवसायी वर्ग, तो व्यवसायी वर्ग में बहुत प्रकार की जातियां व्यवसाय का काम करती हैं। तो जाति में आपस में बहुत एकजुटता रहती है, यानी कि बहुत कसावट रहती है। उसके अंदर कुछ बोल सकते हैं कि रक्त संबंध भी ऐसे पाए जाते हैं कि जो उनको मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन जब वर्ग बनता है तो फिर एक बड़े स्तर पर चर्चा होती है, एक बड़े स्तर पर उसको देखा भी जाता है। तो यह कथन किया जाएगा, असत्य हो जाएगा। ज़्यादा संस्कृतिकरण समाज में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता लाता है। यह कथन क्या है? सत्य है। संस्कृतिकरण समझना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, संस्कृतिकरण, तो संस्कृतिकरण वह होता है जब जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ निम्न वर्ग कुछ उच्च वर्ग होते हैं। तो जो उच्च वर्ग की संस्कृति या उनके जो रीति रिवाज या उनके जो पहनावे या उनके क्या बोल सकते हैं गीत गाने के तरीके, विवाह करने के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं, उनके पहनावे भी अलग अलग होते हैं। तो देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग है वह अपनी प्रगति को दिखाने के लिए उच्च वर्ग की रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर देते हैं। इससे उनका विकास धीरे धीरे और ऊपर बढ़ने लगता है। तो यह क्या है? उनकी गतिशीलता, यानी कि वो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सत्य कथन। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथों से तैयार करते हैं। हस्तशिल्प, जैसे कि आप टोकरी बनाते हैं, जैसे आप झाड़ू बनाते हैं, जैसे आप अगरबत्ती, बीड़ी या फिर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि हस्तशिल्प के कई बार मार्केट रहते हैं जिसमें हाथ से बनाए हुए खिलौने, मूर्तियाँ या फिर छोटे छोटे बर्तन इनको बनाते हैं वो। तो ये औद्योगिक विकास औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, क्योंकि औद्योगिक समाज में तो मशीनीकरण हो जाता है ना, मशीन बनाएगी उन वस्तुओं को। ये हमारे ग्रामीण समाज की विशेषता है, यानी जो क्या बोल सकते हैं उनको, कुटीर उद्योग की विशेषता है। क्योंकि कुटीर उद्योग में ग्रामीण स्तर पर जो कच्चा माल होता है उसी से वस्तु बना लेते हैं। यह कथन असत्य हो जाएगा। राधा नव मध्यम वर्ग आर्थिक असंतुलन की दशा है। नव मध्यम वर्ग आर्थिक असंतुलन की दशा है? नहीं, आर्थिक असंतुलन नहीं है। वह नव मध्यम वर्ग है जो कमजोर तबका था, जो पिछड़े लोग थे, वह अब आगे आ रहे हैं, यानी उनमें प्रगति हो रही है। यानी अब वो गरीब नहीं रह गए हैं, अब वो बड़ा अपने आपको बड़ा बनाने के लिए कुछ प्रगति वाले काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर रही है। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। तो आते हैं सही जोड़ी की तरफ। ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले इनकी सही जोड़ी हो जाएगी सत्य शोधक समाज। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले और इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। बालिका विद्यालय, पहला बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने चलाया था। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इन्होंने समाज उद्धार के लिए बहुत काम किए हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। फिर आता आपका MN श्रीनिवास, इनका संबंध है संस्कृतिकरण से। फिर आता है कि जमींदारी उन्मूलन, यह हुआ आज़ादी के तुरंत बाद 1950 में। फिर आता है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि
बीजों से संबंधित जो कृषि के लिए उन्नत बीज की आवश्यकता होती है, उसमें शोध करना, नवीन बीजों को लाना, और किस मौसम में कौन सा बीज बोया जाएगा, इसके अलावा उसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि समय के साथ तापमान भी प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो तापमान के अनुसार किस बीज की अ, सफलता अधिक रहेगी, ये भी देखा जाता है। फिर आता है एक शब्द मैक्लुहान। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार रखता है जो वैश्विक गांव की अवधारणा देता है। यानी उसने वैश्वीकरण को, यानी ग्लोबलाइजेशन को वैश्विक गांव कहा है। जैसे गांव में किसी भी क्षेत्र में सीमाएं नहीं रहती, उसी प्रकार वर्तमान में विभिन्न देशों के मध्य सभी प्रकार की बॉर्डरलेस सोसाइटी हो गई है। अब वहाँ पर बॉर्डर नहीं है, सीमा नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, उद्योग लगा सकता है, व्यापार कर सकता है, किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है, ये सब होता रहता है। फिर आता है रामास्वामी नायकर। इसका संबंध है आत्मसम्मान आंदोलन से। यह तथाकथित निम्न वर्ग या दलित समुदाय से संबंधित आंदोलन था, और इन्होंने जो ब्राह्मणवाद का विरोध किया और मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किए। समानता अस्पृश्यता को, यानी समानता को बढ़ाने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। फिर आता है मलिन बस्तियाँ। तो मलिन बस्तियाँ नगरीकरण में देखी जाती है। नगरीकरण का सबसे नेगेटिव पॉइंट है मलिन बस्तियाँ। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से जैसे लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं, और वहाँ पर उनके लिए जो आय के साधन होते हैं इतने अधिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत अधिक होती है, कमरे किराए से लेना कठिन होते हैं, तो वह किसी भी जगह झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। और वहाँ पर गंदगी, क्योंकि वहाँ ना तो ड्रेनेज सिस्टम रहता है, पानी कहाँ जाएगा बहेगा, सीवर सिस्टम, नालियाँ, पीने के पानी, या फिर कचड़े की उपलब्धता कहाँ होगी, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाएगा, ये सब नहीं होता है। इसलिए वहाँ मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं। और देखा जाता है कि नगर समृद्ध हैं, लेकिन समृद्धता के साथ साथ वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं। फिर आता है अगला एक शब्द है वाक्य में उत्तर। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? जनघनत्व का मतलब होता है कि 1000 या फिर ऐसा कहें कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है, और क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या का हम रेशियो देखते हैं तो वहाँ जनघनत्व बहुत ही कम होता है। लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ होता है? यह है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में, यानी बहुत अधिक जनसंख्या है। इसके अलावा प्रबल जाति की अवधारणा किस विद्वान ने दी? तो इसको दिया एम श्रीनिवास ने। फिर आता है आपका प्रबल जाति का मतलब क्या होता है? प्रबल जाति मतलब कोई विशेष जाति नहीं होती है। प्रबल जाति का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किस वर्ग के लोग, किस जाति के लोग आगे रहते हैं। तो कई बार हमको, जो हम जिनको उच्च जातियाँ कहते हैं, वो आगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। यदि किसी क्षेत्र में कुछ अन्य जातियाँ आगे हैं, तो जैसे हम कहें कि जैसे यूपी और बिहार में, यहाँ पर यादव जाति या ये जो वर्ग है यह बहुत ही संख्या में अधिक है, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण ये राजनीति में भी आगे रहता है, प्रशासनिक पदों पर भी आगे रहता है। तो ऐसा देखा जाता है, जबकि हम उसको ओबीसी बोलते हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रबल जाति के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कर्ता कहते हैं। फिर आता है वंश परंपरा के आधार पर परिवार के दो मुख्य रूप लिखिए। तो एक मातृवंशी है, एक होता है पितृवंशी। फिर होता है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नगरीकरण कहलाती है। यानी कि नगरीकरण, गांव से जो जनसंख्या है वो नगर की तरफ जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार
हमारा जो ग्रामीण स्तर की जो जनसंख्या है वो लगभग 68% है, और जबकि 32% के आसपास शहरी जनसंख्या है। फिर होता है श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसमें एडम स्मिथ का भी नाम आता है। और फिर आता है अगला प्रश्न, भारत के द्वारा अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया गया था, तो यह मॉडल अपनाया गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी एवं बाजारकृत अर्थव्यवस्था, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और आगे भी इससे संबंधित कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ और प्रयास किए जाएंगे। और यदि प्रयास आपको बेहतर लगे तो कृपया वीडियो देखकर लाइक, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा और अधिक छात्रों तक उस चीज़ को जो हम मेहनत करते हैं उसको पहुंचाने में सहायता होगी। और इसको शेयर भी कर सकते हैं, जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनमें और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि बिना समझ के हम उत्तर सही कर पाएँ यह संभव नहीं हो पाता। और इन चर्चा से आपके जो 2 नंबर के प्रश्न भी होते हैं यह भी आप कुछ लिख सकते हैं यदि आप सुनेंगे उसको ध्यान से। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।